हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब परमाणु की विविक्त ऊर्जा स्तर, लास्ट टॉपिक वही था, वही समझ के अपना बात किए थे। तो आप वही लिखो, हेडिंग लगाओ, परमाणु की विविक्त ऊर्जा स्तर, विविक्त ऊर्जा स्तर लिखो। किसी पदार्थ द्वारा ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन hν, 2hν, 3hν डॉट डॉट डॉट, यानी hν का मल्टीपल में ना उसका पूर्ण गुणज ही होता है। ऊर्जा का उत्सर्जन hν इतना इतना के रूप में होता है या के बराबर होता है, के बराबर होता है। इनके बीच में नहीं, इनके बीच में नहीं यानी इनका फ्रैक्शनल मल्टीपल में नहीं जाएगा। यानी जैसे आप सोचो hν का आधा हो जाए, hν का 3/2 गुना हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है ना, इनके बीच में नहीं। इस बात का मतलब क्या है? क्योंकि अच्छा पहले ये जो पदार्थ में जो ऊर्जा का अवशोषण हुआ या उत्सर्जन हुआ, ये अवशोषण और उत्सर्जन कौन करता है? इस पदार्थ को बनाने में जो परमाणु लगा है, जो परमाणु, क्योंकि कोई पदार्थ तो परमाणुओं से तो मिलकर बना हुआ है, तो कोई पदार्थ ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता या ऊर्जा का अवशोषण नहीं करता है। उस पदार्थ के अंदर जो परमाणु होते हैं वो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करते हैं। तो आप लिखो उसमें कि यह ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण, यह ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण, उत्सर्जन या अवशोषण परमाणुओं द्वारा होता है, परमाणुओं द्वारा होता है। अतः परमाणु की कुछ निश्चित ऊर्जा की अवस्थाएं ही होती हैं, अवस्थाएं ही होती है। ऊर्जा की इन अवस्थाओं को, ऊर्जा की इन अवस्थाओं को क्या कहते हैं? विविक्त ऊर्जा स्तर। विविक्त का मतलब बताते भिन्न भिन्न, अलग अलग ना, तो विविक्त ऊर्जा स्तर कहते। ठीक है, चलो अब आपको देखना है आयनन विभव तथा उत्तेजन विभव। आयनन और उत्तेजन विभव, इसके पहले आपने न्यूमेरिकल किया था तो वहां पर आपको एक बार इसके बारे में मिला था। जैसे मान लो कि ये क्या है, नाभिक है, और आपको पता है कि नाभिक के चारों तरफ क्या होते हैं? ऊर्जा स्तर होते हैं, कोसे होते हैं। नॉर्मल स्टेज में जैसे जब हम लोग बात करते हैं, जब बोहर का संकल्पना लेके चलते हैं तो हाइड्रोजन लाइक आइटम के बारे में बात करते हैं। तो जो हाइड्रोजन सदिश परमाणु होते हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन नॉर्मली पहले कोष में गति करते रहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निम्न ऊर्जा स्तर में फिर उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं। तो मान लो कि पहला इलेक्ट्रॉन किस कोष में होगा? पहले कोष में होगा। जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा पहले ही कोष में होगा। तो अगर इस पहले इलेक्ट्रॉन को आप बाहर से क्या कर दोगे? ऊर्जा दोगे, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जब बाहर से ऊर्जा अवशोषित करके कहाँ चला जाता है? निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। अब जैसे मान लो कि आपने इसको अगर इतना ऊर्जा दे दिया कि ये दूसरे कोष में जाने के लिए सक्षम है, तो ये पहले कोष से कहाँ चला जाएगा? दूसरे कोष में। आपने इसको इतना ऊर्जा दिया कि पहले से दूसरे में जाने के लिए सक्षम है, तो ये इलेक्ट्रॉन पहले कोष को छोड़ के कहाँ चला जाएगा? दूसरे कोष में। सही है, तो इसको हम लोग कहते हैं उत्तेजन।
ये आपका जो परमाणु का इलेक्ट्रॉन, ये परमाणु उत्तेजित हो गया। परमाणु उत्तेजित होने का मतलब उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन एक कोष से दूसरे कोष में चला गया, और एक कोष से जब दूसरे कोष में चला गया, इस बात का मतलब क्या है, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में गया है। एक कोष से दूसरे कोष में कहने का मतलब ये भी हो सकता है तो दूसरे से पहले में आ जाए, पांचवें से पहले में आ जाए। तो उत्तेजन का मतलब वह निम्न ऊर्जा स्तर से कहां जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर। तो हम उसे कितना ऊर्जा दे कि वह उत्तेजित हो जाए, इसी ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तेजन विभव। तो वह न्यूनतम उत्तेजन विभव, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाए, उसी न्यूनतम ऊर्जा को क्या बोलते हैं, उत्तेजन विभव। तो उत्तेजन विभव का मतलब एक प्रकार का ऊर्जा ही है। उत्तेजन जब विभव का बात करेंगे तो उसका मतलब ऊर्जा से ही होगा, लेकिन कैसे ऊर्जा से होगा, वह ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को एक कोष से दूसरे कोष में जाने के लिए आवश्यक होगा। फिर अगर आप इसी प्रकार इसकी ऊर्जा को बढ़ाते जाओ, इसको और ज्यादा ऊर्जा दो, और ज्यादा ऊर्जा दो, तो दूसरे कोष में जाएगा, फिर तीसरे में जाएगा, हो सकता है पहले से चौथे में जाए, फिर पहले से पांचवें में जाए। अगर आप इतना ऊर्जा दे दो कि ये पहले से अनंत कोष में चला जाए, अनंत कोष का मतलब परमाणु को छोड़ के बाहर चला जाए, तो परमाणु आपका क्या हो जाएगा, आयनित। जब आप बात करते हो, जैसे आप ये देखे होगे ना, Na+ का मतलब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है, तो वह इलेक्ट्रॉन क्या किया, उस परमाणु को छोड़ के बाहर चला गया। तो तब इसीलिए तो आपने इसको क्या बोला, सोडियम आयन। क्या बोला, सोडियम, क्योंकि ये आयनित हो चुका। आयनित होने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो कोष को छोड़ के बाहर चला गया। बात समझ में आ रहा है ना। तो अगर एक कोष से दूसरे कोष में जा रहा है, चाहे दूसरे में जाए, चाहे तीसरे में जाए, चाहे चौथे में जाए, पांचवें में जाए, छठे में जाए, हायर कोष में जा रहा है, तो उत्तेजन हुआ है। तो क्या हुआ है, उत्तेजन। लेकिन छोड़ के परमाणु के ही बाहर चला गया, तो क्या हुआ, आयनन हुआ। तो आयनन और उत्तेजन में अंतर समझ में आ रहा है ना। तो दो तरीके का होगा, एक उत्तेजन होगा और एक आयनन होगा। उत्तेजन का मतलब भी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाना है, और आयनन का मतलब भी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाना है। लेकिन उत्तेजन का मतलब रहेगा परमाणु के अंदर ही, और आयनन का मतलब परमाणु को छोड़ के बाहर चला गया। तो इस आयनन के लिए जितना ऊर्जा देना पड़ेगा आयनन विभव, और उत्तेजन के लिए जो ऊर्जा देना पड़ेगा वो उत्तेजन विभव। तो समझ में आ रहा है ना। तो फिलहाल ये पूछता नहीं, लेकिन हमको अपने समझने के लिए आप ये बात लिख लो। तो आप हेडिंग डालो उत्तेजन विभव, उत्तेजन विभव, उत्तेजन लिखो। वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जो परमाणु को उत्तेजित करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए, उत्तेजित करने का मतलब समझ रहे हो ना, उसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन, उस परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो निम्न ऊर्जा स्तर से कहां चला जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में। ठीक है, जो परमाणु के उत्तेजित करने के लिए आवश्यक होता है। और आप एक काम करना, कोष्ठक में लिख देना, वरना बाद में भूल जाओगे। उत्तेजित करने के लिए कोष्ठक में इलेक्ट्रॉन का निम्न ऊर्जा स्तर से, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाना, उच्च ऊर्जा स्तर में जाना। ठीक है, ये क्या कहलाता है, उत्तेजन। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो परमाणु को उत्तेजित करने के लिए आवश्यक होता है, आवश्यक होता है, क्या कहलाता है, उत्तेजन विभव कहलाता है। ठीक, अब दूसरा लिखो आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव, आयनन विभव। आयनन विभव में वह ऊर्जा जो परमाणु को उत्तेजित ना करे, आयनित कर दे। आयनित करने का मतलब उसका इलेक्ट्रॉन छोड़ छाड़ के परमाणु के बाहर चला जाए। तो लिखो वह न्यूनतम विभव, या वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जो परमाणु को आयनित करने के लिए, आयनित करने के लिए, कोष्ठक में लिख लेना, इलेक्ट्रॉन का
इलेक्ट्रॉन का निम्न ऊर्जा स्तर से, हाँ, निम्न ऊर्जा स्तर से अनंत ऊर्जा स्तर या निम्न ऊर्जा स्तर से परमाणु के बाहर जाना, परमाणु के बाहर जाना आवश्यक होता है, कोष्ठक बंद कर देना, आवश्यक होता है, क्या कहलाता है? आयनन विभव, आयनन विभव कहलाता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं उत्तेजन या आयनन की, तो कौन उत्तेजित होता है और कौन आयनित होता है? परमाणु या उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन? बोलो, कौन उत्तेजित होता है? देखो, ये आपका नाभिक है ना, ये पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, ऐसे ऐसे। अगर परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पहले कोष से तीसरे कोष में गया, ये n बराबर इसके लिए 1 है और n बराबर इसके लिए कितना है? 3 है। तो अगर परमाणु पहले कोष से तीसरे कोष में गया तो हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हुआ कि परमाणु उत्तेजित हुआ? हम क्या बोलेंगे यहां पर? परमाणु उत्तेजित हुआ कि इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हुआ? इलेक्ट्रॉन जा रहा तो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हुआ, कहने के लिए बोल सकते हो, लेकिन यहां पर जो आपको एग्जैक्ट बोलना चाहिए, परमाणु बोलना चाहिए। परमाणु क्या हुआ? उत्तेजित हुआ है। परमाणु के उत्तेजित होने का मतलब उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन का एक कोष से दूसरे कोष में जाना। कभी आप ऐसा कहते हो क्या? Na+, इसको आप क्या बोलते हो? सोडियम आयन। बोलो, सोडियम आयन बोलते हो, यानी जो सोडियम है वो आयनित हो गया। ये थोड़ा बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर का आयनित हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इसी घटना को बोलेंगे कि भाई परमाणु का आयनित होना। बात समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे इलेक्ट्रॉन का एक कोष से दूसरे कोष में जाने को हम क्या बोलेंगे? परमाणु उत्तेजित हो गया। तो परमाणु उत्तेजित होने का मतलब उसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक कोष से दूसरे कोष में गया है। परमाणु के आयनित होने का मतलब क्या है? उसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के एक स्तर से छोड़ के पूरा परमाणु को छोड़ के बाहर चला गया। तो जब हम बोलते हैं कि परमाणु आयनित हुआ या परमाणु उत्तेजित हुआ, इस बात का मतलब क्या है कि इस परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक कोष से दूसरे कोष में गए हैं, और आयनित का बोलेंगे तो जब वो एक कोष से छोड़ के, मतलब परमाणु को छोड़ के बाहर चला जाए। तो जब आयनित या उत्तेजन का बात होता है तो परमाणु नहीं एक कोष से दूसरे कोष में जाता है, उसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक कोष से दूसरे कोष में जाता है। बात समझ आ रहा है ना? तो जाएगा इलेक्ट्रॉन एक कोष से दूसरे कोष में, लेकिन उत्तेजित होना यानी आयनित होना किसको बोलेंगे? परमाणु को। क्लियर है क्या बात ना? चलो अब आप देखो संक्रमण। संक्रमण का मतलब समझ में आ रहा है? संक्रमण का मतलब क्या होता है? संक्रमण का मतलब क्या होता है? कोष का खाली होना। हाँ, बोलने सोचने के लिए सोच सकते, लेकिन ऐसे भी क्या, ऐसे संक्रमण का मतलब होता है कि एक ऊर्जा स्तर से दूसरी ऊर्जा स्तर में जाना। अभी दो घटना हो सकता है, जैसे मान लो कि आपका नाभिक है, अब इलेक्ट्रॉन अगर लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जा रहा है तो वो भी संक्रमण होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन हायर से, जैसे मान लो अगर इलेक्ट्रॉन, आपको पता है बोर ने क्या बताया, किसी भी कक्षा में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन को अगर आप बाहर से ऊर्जा दोगे तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से कहां चला जाएगा? उच्च ऊर्जा स्तर। और जो इलेक्ट्रॉन यहां पर गया कितने समय तक ठहरेगा? सिर्फ 10 घाते -8 सेकंड। हाँ, तो 10 घाते -8 सेकंड के बाद ये क्या होगा? फिर नीचे निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा। तो अब ये जब निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तब इसको आने की बहुत सारी संभावना है। यहाँ से यहाँ है, फिर यहाँ से यहाँ है, फिर यहाँ से यहाँ है, या यहाँ से यहाँ है तब यहाँ से यहाँ है, या यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ जाए, कई तरीके से आ सकता है। तो आएगा वापस। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या, एक कोष से दूसरे कोष में गया, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन एक कोष से दूसरे कोष में, चाहे यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ से यहाँ, किसी भी तरह आया तो एक कोष से दूसरे कोष में। यही आपका संक्रमण है। संक्रमण का मतलब कोई परमाणु संक्रमित होने का मतलब उस परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में चले गए। तो अब इस संक्रमण को हम दो पार्ट में बांटेंगे। एक तो जब वो नीचे से ऊपर जाता है, यानी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, और एक जब वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में। देखो पूरा बात हम लोग का घुमा फिरा के इसी बात के इधर इर्द गिर्द हो रहा है, ऊपर से नीचे जाना, नीचे से ऊपर जाना। तो जब नीचे से यानी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में कब जाएगा? बताओ, वह निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में कब जाएगा? जब वह बाहर से ऊर्जा उसे दिया जाएगा। जब वो बाहर से ऊर्जा दोगे तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा और निम्न ऊर्जा स्तर से कहां जाएगा? उच्च ऊर्जा स्तर में।
इस प्रकार के संक्रमण को हम क्या बोलते हैं? अवशोषण संक्रमण। कौन सा संक्रमण? क्यों अवशोषण संक्रमण बोलते हैं? क्योंकि यस, इस समय ऊर्जा का अवशोषण होता है, और जब वह उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में वापस आएगा तो भी संक्रमण हो रहा है, तो भी संक्रमण हो रहा है, क्योंकि संक्रमण का मतलब एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आना ही संक्रमण है। तो यहां पर भी ये उच्च से निम्न मारा है, तो एक कोष से दूसरे कोष मारा है, लेकिन आपको पता है जब वो नीचे आता है तो वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा का क्या करता है? उत्सर्जन करता है। इसलिए इस प्रकार के संक्रमण को हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन संक्रमण। बात समझ आ रहा है ना? तो चाहे अवशोषण संक्रमण हो चाहे उत्सर्जन संक्रमण हो, दोनों संक्रमणों में इलेक्ट्रॉन एक कोष से दूसरे कोष में जाएगा। लेकिन उस अवशोषण संक्रमण कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा दोगे और वो ऊर्जा को अवशोषित करेगा, तब जाके वो एक कोष से दूसरे कोष में जाए। इस प्रकार के संक्रमण को अवशोषण संक्रमण। और जब परमाणु निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वहां पर सिर्फ 10⁻⁸ सेकंड तक रहता है, उसके बाद वापस वो निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, और निम्न ऊर्जा स्तर में आते समय वो क्या करता है? ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो इस प्रकार के संक्रमण को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन संक्रमण। तो आप हेडिंग लगा के लिख लो। सबसे पहले आप लिखो अवशोषण संक्रमण। अवशोषण संक्रमण। क्या लिखोगे अवशोषण संक्रमण में? जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा दी जाती है, बाहर से ऊर्जा दी जाती है, तो उसके इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण कर ऊर्जा का अवशोषण करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, परमाणु के इस प्रकार के संक्रमण को क्या बोलते हैं? अवशोषण संक्रमण कहते हैं। अवशोषण संक्रमण कहते हैं। ठीक है, वहां पर आप एक फिगर बना लेना। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, आपने इसको बाहर से क्या दिया? ऊर्जा, और यहाँ पर n बराबर कितना है? 1, और इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पर चला गया, n बराबर मान लो कितने में? 3 में। तो ये क्या है आपका? ये जो संक्रमण हुआ एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाना, ये अवशोषण संक्रमण है। ठीक है, और आपको कितना ऊर्जा देना पड़ेगा? इन दोनों कोषों के ऊर्जा के अंतर के बराबर। आपको पता है ना, हर कोष की अपनी अपनी ऊर्जा होती है, तो इन दोनों कोषों में जो ऊर्जा का अंतर है, उतने ऊर्जा के अंतर के बराबर आपको ऊर्जा दोगे, क्योंकि आप इन दोनों कोष के ऊर्जा के अंतर बराबर ऊर्जा दोगे तो यहां से यहां जाएगा। इन दोनों कोष के ऊर्जा के अंतर के बराबर आप ऊर्जा दोगे तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा। तो जिस प्रकार से आप जितने कोष के ऊर्जा के अंतर के बराबर ऊर्जा दोगे तो वहां से वहां जाएगा। तो आप एक फिगर भी बना लो उसमें। हो गया? चलो, अब आप हेडिंग डालो उत्सर्जन संक्रमण। दूसरा उत्सर्जन संक्रमण। चलो, उत्सर्जन संक्रमण में क्या होता है? जब परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर, ऐसे लिख लेना, जब परमाणु निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर, जब परमाणु निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर
में जाता है तो कितने समय तक? तो सिर्फ 10⁻⁸ सेकेंड तक ही रुकता है तथा पुनः निम्न ऊर्जा स्तर में वापस आ जाता परमाणु के इस प्रकार के संक्रमण को, और 1 मिनट, अब इसमें एक पॉइंट और भी कमेंट कर लेना, और जब वापस आता है तो क्या करता है? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन भी करता है तथा साथ ही वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। परमाणु के इस प्रकार के संक्रमण को उत्सर्जन संक्रमण कहते हैं। ठीक है, अगर आपको ये पता है, चलो पहले 1 मिनट समझना, फिर वही चीज, अगर ये बनाना नहीं फिगर भी आप, क्योंकि इसके लिए हम लाइन डायग्राम बनाएंगे। मान लो कि परमाणु यहां से यहां पर वापस आया, या चलो मान लो यहां से यहां पर वापस आया, ये पहला कोष है, ये दूसरा कोष है, तीसरा कोष है, चौथा कोष। मान लो यहाँ पर n बराबर कितना है 4, और यहाँ पर n बराबर कितना है 1। तो जब वापस आएगा तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या करेगा? ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तो कितने ऊर्जा का, वहां पर आपने भी देखा है डेल्टा ई बराबर क्या, इस केस में Sc/λ लिख सकते हो, जहां डेल्टा ई क्या है, क्योंकि जब वो यहां से यहां वापस आएगा तो जिस कोष से जिस कोष में वापस आएगा उन कोषों के अंतर के बराबर ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तो अगर ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो ये वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में करेगा। अगर तरंग होगा तो उसके पास तरंग दैर्ध्य होगा। तो मान लेते हैं जो उत्सर्जित तरंग है उसकी तरंग दैर्ध्य कितना होगा? लैम्डा। तो वो जो तरंग होगा उस तरंग की ऊर्जा कितनी होगी? इन दोनों कोषों के ऊर्जा के अंतर के बराबर ऊर्जा होगी। तो आप क्या यह लिख सकते हो, डेल्टा ई बराबर Sc/λ। तो क्या यहां से भी आप अभी कल आपने निकाला है तरंग दैर्ध्य, ख्याल है ना? तो वहां पर तरंग दैर्ध्य आपने जो निकाला था 1/λ बराबर कितना आया था? R Z² 1/N1² - 1/N2²। लेकिन ये आप तब लगाओगे जब आपको कोष दिया हो कि किस कोष से किस कोष में वापस आ रहा है। मान लो कभी आपको सीधा ऊर्जा दे दिया कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसे कोष से ऐसे कोष में आ रहा है जिनमें उन कोषों के बीच में ऊर्जा का अंतर इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो आपको क्या दे दी? ऊर्जा का अंतर, यानी डेल्टा ई दे दी। डेल्टा ई क्या है? इन कोषों के ऊर्जा का अंतर। अरे इस कोष का कुछ ऊर्जा होगा, इस कोष का भी कुछ ऊर्जा होगा, तो इन ऊर्जाओं में कुछ अंतर आएगा कि नहीं आएगा? अंतर का मतलब आप घटा दोगे तो वही अंतर आ जाएगा। अगर आपको इन कोषों के बीच के ऊर्जा अंतर पता है तो आप वहां से तरंग दैर्ध्य बता सकते। तो आप पहले एक लाइन यहाँ पर, ये बात समझ में आ रहा है ना? डेल्टा ई यहाँ पर क्या है? ऊर्जा अंतर है। किसके बीच ऊर्जा अंतर है? उच्च ऊर्जा स्तर तथा निम्न ऊर्जा स्तरों के बीच में ऊर्जा का अंतर है, यानी जिस कोष से जिस कोष में आ रहा है उन कोषों के बीच के ऊर्जा अंतर। H क्या है? प्लांक नियतांक 6.6 × 10⁻⁴ जूल सेकंड। C वही आपका प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और लैम्डा क्या है? जो उत्सर्जित वैद्युत चुंबकीय तरंग है उसकी तरंग दैर्ध्य। तो आप लिखोगे कि परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से, या आप ऐसे समझो, केवल आप ऐसे करके लिख लो, माना उन ऊर्जा स्तरों के बीच, उन ऊर्जा स्तरों के बीच ऊर्जा का अंतर डेल्टा ई है तथा उत्सर्जित वैद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा है। तब
डेल्टा ई बराबर Hc अपान लैम्डा, फार्मूला जानते हो ना, Hc अपान लैम्डा। तो यहां से क्या बोल सकते हो, लैम्डा इक्वल टू Hc अपान डेल्टा ई। अब देखो आपको H का भी वैल्यू पता है, C का भी वैल्यू पता है, तो हम यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या, लैम्डा बराबर 1 2 3 7 5 बटे डेल्टा ई। लेकिन फिर यहां से आपको ये किस में मिलेगा, एंगस्ट्रॉम में। आप डायरेक्ट ये वैल्यू याद रखना ना, अरे H का वैल्यू रखोगे, C का वैल्यू रखोगे, तो आपको वहां से क्या मिलेगा, मीटर मिलेगा। लेकिन जब उसको एंगस्ट्रॉम में चेंज कर दोगे तब फिर ये वैल्यू आएगा। तो आपको कांस्टेंट गुणा भाग करके कैसे आ रहा है मत याद रखना, आपको करना है आप कर सकते हो। H का वैल्यू पता है 6.6 गुणे 10 घाते -34 और C का वैल्यू भी पता है, तो आप गुणा करोगे तो, और उसको जब एंगस्ट्रॉम में बदलोगे, क्योंकि जब सब SI यूनिट रखोगे तो SI यूनिट में आएगा। लैम्डा एक प्रकार का तरंग एक प्रकार का दूरी होता है, तो मीटर में आएगा। लेकिन जब एंगस्ट्रॉम में चेंज करोगे तो इतना आएगा। बात समझ आ रहा है ना, तो ठीक है। अब इसमें आप केवल एक डायग्राम बना लेना, ये जैसे मान लो कि आपका n बराबर 1 है, ये आपका n बराबर 2 है। अभी आपको बनवाया जाएगा ये फिर से जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ोगे। मान लो ये आपका n बराबर कितना है, n बराबर, फिर ये आपका n बराबर मान लो 4 है। अब देखो ये लाइन हम धीरे धीरे पतला क्यों करते लिख रहे हैं, देखो इनके बीच का गैप ज्यादा है, फिर गैप कम हुआ, गैप और कम हुआ, क्योंकि इन पहले कोष और दूसरे कोष के बीच ज्यादा ऊर्जा का अंतर होता है, फिर इनके बीच का अंतर कम होता जाता है, इनके बीच का अंतर और कम होता जाएगा। जैसे आप उच्च ऊर्जा स्तर में और बढ़ते जाओगे, उन ऊर्जाओं के बीच का गैप कम होता जाएगा। फिलहाल आप बना लो, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है डायरेक्ट यहां से यहां आए, ऐसा भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आए फिर यहां से यहां आए, ऐसा हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आए फिर यहां से यहां जाए, ऐसा भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आए फिर यहां से यहां आए तब यहां से यहां आए। तो अब ध्यान से देखो, एक कोष से दूसरे कोष में आने के लिए अवशोषण उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में आपको बहुत ज्यादा लाइन मिलता है, लेकिन अवशोषण स्पेक्ट्रम में कम लाइन। अवशोषण स्पेक्ट्रम में क्या है, सीधा आप ऊर्जा दे दो यहां से यहां चला जाए, फिर आप और ऊर्जा दे दो यहां से यहां चला जाए, और आप और ऊर्जा दे दो यहां से यहां चला, ऐसा नहीं होता है। यहाँ आप ऊर्जा दोगे, जब इन दोनों अंतर के बराबर ऊर्जा दोगे, डायरेक्ट यहां से यहां पहुंचेगा। यानी जब अवशोषण होगा तो सिर्फ आपको इस केस में मान लो एक लाइन मिला, लेकिन उत्सर्जन के लिए आपको यहां से यहां तक के लिए अनेक लाइन मिली। तो यानी आप याद भी रखना कि अवशोषण स्पेक्ट्रम में लाइन जो मिलता है वो आपको बहुत कम मिलता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के तुलना में, यानी उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में अवशोषण स्पेक्ट्रम की तुलना में आपको ज्यादा लाइन मिलता है। तो आप वहां पर ये भी बना लेना, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग कल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। फिर आज बस यहीं तक करते हैं। यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।